राहुल की बारात में उसके यार दोस्त नाच रहे थे। आज मेरे यार की शादी है गाना बज रहा था और बाराती मस्त होकर डांस कर रहे थे। राहुल के चेहरे पर शादी की खुशी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा ऐसा बना हुआ था मानो किसी पोल खुलने का डर हो। लड़की यानी दुल्हन का घर अभी दूर था। राहुल के कुछ दोस्त मूड बनाने लग गए। कुछ लोगों को तो पीने का बहाना चाहिए होता है। शराब का ठेका भले ही 2 किलोमीटर दूर हो, लेकिन पीने वाले नाश्ता वास्ता को छोड़कर पहले ठेके तक जाएंगे। भले ही उस एरिया में पहली बार आए हों, लेकिन ठेके की जानकारी तुरंत कर लेते हैं। ऐसे ही 2-3 दोस्त पास ही बैठकर मूड बना रहे थे। आज अपने दोस्त मिल जाते हैं या बन जाते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त एक आदि होता है जो दोस्ती की कीमत समझता है, मित्रता का अर्थ गहराई से समझता है। 3 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे और उनके पास खड़ा था राहुल का रिश्तेदार, जो लड़की पक्ष से था। पीते पीते राहुल की बात होने लगी। सभी दोस्त अपने दोस्त राहुल की बात करने लगे, उसके जॉब की, उसके व्यवहार की, और बात ही बात में एक दोस्त के मुंह से वो बात भी निकल गई जिसका डर राहुल को सता रहा था। एक दोस्त बोला, अरे सुरेश, राहुल की बड़ी बहन ने किसके साथ भागकर शादी कर ली। सुरेश बोला, उसने कोर्ट मैरिज कर ली थी। सुना है वो लड़का दूसरी जाति का है। दूसरी जाति ही नहीं, मैंने तो सुना है दूसरे धर्म का भी है। दरअसल राहुल का दोस्त चाहता था कि उसकी अनपढ़ बहन से राहुल का रिश्ता हो जाए। उसके शिवम नाम के दोस्त ने कहा भी था, लेकिन राहुल को शिवम की बहन पसंद नहीं थी। आज शिवम को मौका मिल गया। उसने राहुल को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। लड़की का रिश्तेदार एक युवक सारी बात सुन चुका था। उसने वो सारी बात अपने फूफा यानी राहुल के ससुर से कह दी। राहुल के ससुर नारायण के चेहरे पर काली मासी छा गई। उसने अपनी पत्नी से कहा। तब तक बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। दोनों पति पत्नी घुसुर फुसुर कर रहे थे। उसकी कुछ बातें दुल्हन रजनी के कानों में पड़ी। उसने एक अलग निर्णय लिया। नारायण जी, कहाँ हो? दूल्हे का स्वागत कीजिए। दरवाजे पर समधी साहब खड़े हैं। नारायण जल्दी से बाहर निकल गए। शादी की रस्म निभाई जा रही थी। दूल्हे को मंडप के नीचे बिठाया गया। दुल्हन को बुलाया गया तो उसने आते ही कहा, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। इसकी बहन घर से भाग गई है। इनका खानदान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दुल्हन रजनी की बात सुनकर हंगामा हो गया। सबने रजनी को समझाया, लेकिन वो राजी नहीं हुई। राहुल की बारात बेरंग लौट गई। राहुल की बड़ी बहन काव्या बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते जाने कब अपने सहपाठी को दिल दे बैठी। महानगर में जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि लोग ज़्यादा आधुनिक हो गए हैं। प्रेम विवाह अधिक चलन में हो गया है। अगर घर वाले लव मैरिज का विरोध करते हैं तो लड़का या लड़की घर से भागकर शादी कर लेते हैं। घर से भागकर विवाह करे तो बदनामी होती है। समाज के लोग ताने दे देकर जीना हराम कर देते हैं। काव्या के प्यार के बारे में जब राहुल के मम्मी पापा को पता चला तो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। इस लड़की ने ये क्या किया? इसे पढ़ने भेजते हैं या इश्क करने? काव्या के पिता मनोहर ने जल्दी से एक लड़का देखा और रिश्ता पक्का कर दिया। काव्या कॉलेज जाने लग गई थी तो अपने अधिकार भी समझ गई। कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख गई थी। उसने अपने पिता से स्पष्ट कहा कि मैं आपके पसंद के लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूंगी। बेचारा पिता मन महसूस कर रह गया। मनोहर ने अपने जन्मस्थल के गांव में सबको अपनी बेटी की शादी की बात कह दी थी। मनोहर के माता पिता और छोटे भाई गांव में ही रहते थे। बड़ी मुश्किल से झूठ बोलकर बात बनानी पड़ी कि लड़के के पिता की तबीयत ज़्यादा खराब है, इसीलिए अभी काव्या का विवाह नहीं किया जा सकता। 1 साल हो गया, लोग इस बात को भूल गए। काव्या अब अपने माता पिता के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी। उसको अपने घर बुलाया करती। काव्या से छोटा राहुल और उससे छोटा अरविंद उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपनी बड़ी बहन का विरोध भी नहीं कर पाते। अरविंद से छोटी बहन सीमा अभी 7 साल की बच्ची थी। काव्या ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर मेरी शादी कहीं दूसरी जगह करने की कोशिश की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। इसी तरह 1 साल और निकल गया। पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, ऊंच नीच बताई। उसकी चुप को मौन स्वीकृति समझकर उसका रिश्ता दूसरी जगह कर दिया। लड़का MBBS कर रहा था। 1 वर्ष बाद डॉक्टर बन ही जाता। शादी की तैयारियां होने लगी। कार्ड छप गए। मम्मी पापा काव्या के मामा के घर गए और उधर अपने दोनों छोटे भाइयों को चकमा देकर वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। शाम को अपनी बेटी के गायब होने की सूचना मिली तो उनके होश उड़ गए।
काव्या की मम्मी अपनी बेटी के इस कदम को स्वीकार नहीं कर पाई। वो घर आते ही सदमे में डूब गईं। काव्या का कुछ पता नहीं चल रहा था, इसीलिए उसकी माँ 8 दिन के बाद सबको छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। मनोहर भी टूट चुका था, उसे यही गम सताए जा रहा था कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं गांव में कैसे लोगों का सामना करूंगा, किस किस की कुटिल मुस्कान का जवाब दूंगा। लोग उसके पीठ पीछे मजे ले लेकर कहानियां बनाएंगे, मेरे वृद्ध पिता का अपमान कैसे रोकूंगा। मनोहर ने अपने मन को समझाया, बेटी भाग गई, पत्नी साथ छोड़ गई, और अब मैं भी अगर हिम्मत हार गया तो इन तीनों बच्चों को कौन संभालेगा, मुझे जीना होगा। बेचारा मनोहर मुश्किल से अपनी बेटी के कारनामों को भूल पाया था। छोटी बेटी अभी नादान थी, घर के काम काज व खाना बनाने के लिए एक महिला की आवश्यकता तो थी ही। इसी उद्देश्य से उसने अपने बड़े बेटे राहुल की शादी का मन बनाना पड़ा था, क्योंकि मनोहर चाहता था कि उसकी बेटी के कारनामों की खबर फैले। इससे पहले बेटे की शादी कर ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि समाज ऐसी बातों को चटकारे लेकर सुनता और सुनाता है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। दुल्हन ने सबके सामने उनकी बेइज्जती कर दी, राहुल से विवाह करने को इनकार कर दिया। सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। उसने दहेज के रूप में 1 रुपया नहीं लिया। सगाई वाले दिन अपने आसपास के लोगों को निमंत्रण दिया। मैरिज गार्डन के 1 लाख रुपए, दावत में भी 2 लाख के लगभग खर्च हो गए। कपड़े सामान आदि में भी खर्च हुआ। पैसे की कोई बात नहीं थी, लेकिन बारातियों के सामने उनकी जो बेइज्जती हुई वो भूलने वाली नहीं है। एक तरफ काव्या की वजह से उनका सिर झुक गया, एक तरह से नाक कट गई। रही सही कसर बेटे की शादी में पूरी हो गई। मनोहर घर आते ही अपने कमरे में बंद हो गया। राहुल की शादी में आए नाते रिश्तेदार अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। अब यहाँ रुककर भी क्या करेंगे, शादी तो हुई नहीं, यहाँ रुककर केवल बोझ बनकर रह जाना है। मनोहर अपने कमरे में बंद था, किसी ने नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं थी। आखिर बेटी ने घर से भागकर दूसरी शादी कर ली थी, इसमें उसके भाई की क्या गलती थी? उसे किस बात की सजा दी गई? मनोहर को याद आ रहा था आज से 15 साल पहले का वो दिन, जिस दिन उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया था। मनोहर के पिता के 3 भाई थे। मनोहर के पिता किशोर सबसे बड़े और 2 उनके छोटे भाई यानी चाचा थे। गांव में कोई रोजगार तो था नहीं, वही खेती किसानी। खेत भी 10-11 बीघा था किशोर के पास। किशोर के 3 बेटे थे, उनमें सबसे बड़ा मनोहर ही था। घर की वही रोज रोज की कहानी, क्योंकि मनोहर का विवाह हो चुका था, जबकि उसके छोटे भाई विजय और संजय अभी तक कुंवारे तथा पढ़ाई कर रहे थे। सिंचाई का कोई स्थायी साधन नहीं था, बरसात के भरोसे फसल रहती। इसीलिए मनोहर ने दिल्ली जाना पसंद किया। 2-3 महीने के संघर्ष के बाद वो वहीं जम गया। मेडिकल की शॉप पर काम करते करते 2 साल में अपना मेडिकल स्टोर डाल लिया। मनोहर की लड़की उस समय 5 वर्ष की थी। काव्या बहुत ही सुंदर थी, माता पिता की लाडली थी। उसे स्कूल भेजा गया, पढ़ने में होशियार थी। धीरे धीरे उसके 2 भाई 1 बहन और आ गए। मनोहर अपने चारों बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। महीने 2 महीने में अपने गांव चला जाता था। काव्या ने 12वीं कक्षा पास कर ली थी, तो मनोहर ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। काव्या ने अपने पापा से कहा, पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए अभी मेरी शादी मत करो। काव्या की माँ ने भी उसका पक्ष लेते हुए कहा, इसकी इच्छा आगे पढ़ने की है तो पढ़ने दो, लड़की पढ़ लिख लेगी तो अपना परिवार ठीक से संभाल लेगी। मनोहर ने उसकी इच्छा जानकर गर्ल्स बीटेक कॉलेज में प्रवेश दिला दिया। गांव की लड़की जब कॉलेज पहुंचती है तो आज़ादी और हक की बात सीख जाती है। मनोहर काव्या की तरफ से निश्चिंत था, क्योंकि उस कॉलेज में लड़के तो पढ़ते नहीं थे और काव्या कॉलेज से सीधे घर आ जाती थी। अब 1 साल निकल गया तो उसके लिए एंड्रॉयड फ़ोन खरीद दिया। मोबाइल हाथ में आने से बच्चों का मन पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया में अधिक लगने लगता है। मनोहर के घर से थोड़ा आगे एक अच्छा घर था, जिसमें नीचे के पोर्शन में स्टूडेंट रहते थे। काव्या की सहेली यानी उसकी क्लासमेट भी उसी में रहती थी। कभी नोट्स के लिए या उससे मिलने के लिए काव्या कभी कभी उसके पास चली जाया करती थी। वहीं एक सागर नाम का लड़का रहता था। सागर के मकान मालिक के लड़के आलोक और सागर की अच्छी पटती थी। अक्सर साथ साथ खाते पीते आलोक की नज़र डिम्पी की दोस्त काव्या पर पड़ी तो ठगा सा रह गया। उसने डिम्पी को अपने दिल की बात बताई कि तेरी सहेली काव्या मुझे अच्छी लगती है, उससे दोस्ती करवा दे।
आलोक का पिता अरबपति था। वो उसी समय गाड़ी लेकर निकलता जब काव्या और डिम्पी का कॉलेज टाइम होता। डिम्पी के साथ काव्या भी उसकी गाड़ी में बैठकर कॉलेज जाने लगी। जवानी में कदम रखती काव्या आलोक को पसंद करने लगी। आलोक पैसे के दम पर उसे आकर्षित करने का जाल बिछा चुका था। नादान काव्या को अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। एक दिन कॉलेज खत्म होने के पहले ही डिम्पी उसे अपने घर ले आई। काव्या, आज मेरे जन्मदिन की छोटी सी पार्टी है, चल घर चलते हैं। काव्या उसके साथ आ गई। डिम्पी ने केक काटकर पूरा नाटक किया। उसके जन्मदिन की पार्टी में आलोक और सागर भी आमंत्रित थे। कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर रखी हुई थी। काव्या ने कोल्ड ड्रिंक के साथ वाइन भी ले ली। काव्या को चक्कर आने लगे, उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। शिकारी मौके की तलाश में थे। डिम्पी चुपके से अपने कमरे से बाहर निकल गई। काव्या का कुंवारापन खत्म हो गया। काव्या अभी भी थोड़ी थोड़ी बेहोशी में थी, विरोध भी नहीं कर पाई। कॉलेज की छुट्टी के समय पर पहुंच गई घर। वो आलोक को तो पसंद करती ही थी, इसीलिए थोड़ी सी शिकायत करके रह गई। समय निकलता रहा, आलोक काव्या के घर भी आता जाता रहने लगा। काव्या उससे मोबाइल पर बात करने लगी। जब घंटों तक फोन पर लगी रहती तो उसकी माँ ने उसे समझाया। काव्या आलोक के चंगुल में पूरी तरह फंस चुकी थी। जब भी मनोहर उसके विवाह संबंधों की बात करता तो काव्या घर छोड़ जाने की धमकी दे देती। मनोहर दिन रात चिंतित रहता। उसे एक ही चिंता खाए जा रही थी कि घर वालों से क्या कहेगा। यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई व काम धंधे के लिए आया था, लेकिन ये औलाद तो कहीं का नहीं छोड़ेगी। कुछ ऊंच नीच हो गई तो किस किस को जवाब देता फिरूंगा। एक दिन मनोहर ने अपनी बेटी के पैर पकड़ लिए। मेरी इज्जत तेरे हाथ में है बेटी। मैं क्या करूं पापा, आप ही बताइए। बेटे शादी के लिए हाँ कर दे। पापा, मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने को स्वतंत्र हूँ। आप मुझ पर ये ढोंग करके दबाव नहीं डाल सकते। हर एक इंसान को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। मनोहर को पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ऐतराज हुआ। बेटी को पढ़ाना उन्हें बहुत भारी पड़ रहा था। मनोहर ने उसकी इच्छा अनुसार एडमिशन कराया। बेटों से ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान दिया। हर एक कमी को पूरा किया, जो मांगा वो दिलाया। लेकिन अब जब वो बालिग हो गई तो माता पिता उसे अपने दुश्मन लगने लगे हैं। वारी संतान। इंसान अपना पूरा जीवन संतान के लिए समर्पित कर देता है और वही संतान अपने स्वार्थ के आगे सब कुछ भुला देती है। जन्म से लेकर उसके भविष्य निर्माण तक माता पिता उसके लिए ही जीते हैं, संतान के लिए ही चिंतित रहते हैं। वही संतान उनकी दुश्मन बन जाती है। मनोहर ने अपने बच्चों के खातिर अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ा ताकि अपने बच्चों का भविष्य बना सके। आज उसे बहुत पीड़ा हुई। बेटा अगर ऐसा करता तो 2 थप्पड़ मार के सुधार देता, लेकिन बेटी को क्या कहे। उस दिन मनोहर भूखा ही शॉप पर चला गया। मनोहर के जाने के बाद काव्या की मां ने काव्या को समझाया तो वो अपने पिता की बात मानने को राजी हो गई। वो शादी के लिए मान गई। शाम को थका हारा मनोहर घर आया। उसकी भूख मर चुकी थी। जब पत्नी ने ये कहा कि काव्या शादी के लिए तैयार है तो उसके मन को थोड़ी सी शांति मिली। उसने 2 चपातियाँ खा ली। दूसरे ही दिन सुबह गांव के लिए निकल गया। गांव में आकर अपने माता पिता चाचा से बात की। अपने परिवार वालों को अभी तक नहीं बताया कि पहला रिश्ता कैंसिल क्यों करना पड़ा था। मनोहर के एक चाचा ने लड़का बताया। वो MBBS कर रहा था। उसके पिता नहीं थे, माँ बेटे ही थे। यूं तो उसके चाचा दादा थे। मनोहर अपने पिता और साड़ू भाई को लेकर लड़का देखने गया। लड़का बहुत ही सुंदर था, डॉक्टरी पढ़ रहा था। बात दहेज पर अटक गई। आज हमारे मानव समाज में अपनी नाक ऊंची करने के लिए मोटा दहेज मांगते हैं, जबकि उनको पता होता है कि दहेज से अभी तक कोई करोड़पति नहीं हुआ। मेहनत की कमाई से ही बरकत होती है, दान दहेज से नहीं। लड़के वालों ने 21 लाख रुपए नगद व एक स्कॉर्पियो की डिमांड की। उनकी मांग ऐसी थी मानो लड़की वालों के लिए ही लड़के को पढ़ाया गया है। मनोहर को लड़का पसंद था। उसने अपने चाचा से बात की। मनोहर के चाचा ने मध्यस्थता की। 21 लाख नगद व बुलेट बाइक पर बात पक्की हो गई। मनोहर को थोड़ी तसल्ली मिली। लड़की की बीटेक कंप्लीट हो जाएगी और वो भी कोई अच्छा सा जॉब कर लेगी। लड़की देखने का कार्यक्रम जो मनोहर ने गांव में ही रखा। उसके परिवार वाले दिल्ली नहीं जा सकते थे, इसीलिए लड़की की गोद भराई का कार्यक्रम गांव में ही उचित लगा। मनोहर शादी भी गांव से ही करना चाहता था। 2 महीने बाद शादी की डेट निश्चित हुई। मनोहर काव्या को
गांव छोड़कर अपने परिवार सहित दिल्ली चला गया। उसे काव्या पर विश्वास नहीं था। उसे पैसे की व्यवस्था भी तो करनी थी। वो बीच बीच में आकर कभी हलवाई तो कभी टेंट आदि की बात कर जाता। काव्या ने लड़का पसंद कर लिया। वो उससे फ़ोन पर बातें करने लगी। काव्या की परीक्षाएं हो गई थी, कॉलेज में छुट्टी मिल गई थी। वो बहुत समय तक फ़ोन पर लगी रहती। दादा दादी यही सोचते कि ये लड़की अपने होने वाले पति से बात करती होगी। काव्या कभी अपने होने वाले पति से तो कभी आलोक से बातें करती थी। दादा को तो उस लड़की के बारे में सब पता था, इसीलिए उसे समझाते रहते थे। दादी को तो उसे लाड प्यार करने से ही फुर्सत नहीं थी, क्योंकि मनोहर के छोटे भाई अपने अपने बीवी बच्चों के साथ शहर में चले गए। अकेले दादा दादी के पास काव्या आ गई तो उन्हें अच्छा लगने लगा। शादी के मात्र 25 दिन रह गए थे। शॉपिंग होने लगी। काव्या को भी दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि उसे शॉपिंग अपनी पसंद से करनी थी। काव्या ने एक आईफोन खरीदने की इच्छा जाहिर की। उसके होने वाले पति ने 60,000 रुपये उसे भेज दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय कुछ अलग ही रचना रच रहा था। काव्या के मन में अलग खिचड़ी पक रही थी, जिसके बारे में डिम्पी को सब पता था। एक दिन काव्या बाजार गई, साथ में डिम्पी भी थी। डिम्पी नहीं चाहती थी कि काव्या की शादी हो। उसने काव्या को प्यार पर जीवन कुर्बान होने वालों की कहानियां सुनाई। काव्या को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अपने प्रेमी आलोक के साथ ही प्यार भरा जीवन बिताए। डिम्पी ने काव्या को बातों में इस तरह उलझाया कि वो उसी दिन आलोक के साथ कोर्ट मैरिज के लिए राजी हो गई। 2 दिन बाद मनोहर अपनी पत्नी के साथ काव्या के मामा के घर गया, जो वहीं नोएडा में रहते थे। काव्या को घर से बाहर जाने का मौका मिल गया। विवाह के बहुत कम दिन शेष थे। मनोहर अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारों के गिफ्ट, कपड़े आदि खरीदने के साथ साथ अपनी ससुराल भी जाने वाला था। उसके सास ससुर तो अपने गांव में रहते थे, लेकिन साले वहीं नोएडा में रहते थे। साले भी साथ ही शॉपिंग करने के लिए राजी हो गए। मनोहर घर पर काव्या और उसके भाई बहन को छोड़ गया। शॉपिंग में समय का पता ही नहीं चलता। शाम होने को थी, तभी राहुल का फ़ोन आया। मनोहर ने कॉल रिसीव की। राहुल, बस 1 घंटे में घर पहुंचने वाले हैं। बोलो क्या बात है? पापा, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर आ जाइए। काव्या दीदी घर से गायब हैं। उसने मुझे मैसेज किया है कि मैं अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे खोजने की कोशिश मत करना। मनोहर का मस्तिष्क साए साए करने लगा। इस लड़की ने ये क्या कर दिया? वो घबरा गया। चाय अल्पाहार को हाथ भी नहीं लगाया। अपनी पत्नी से तुरंत घर चलने को कहा। साले ने पूछा, क्या बात है जीजाजी, आप चाय भी नहीं ले रहे हो? ऐसी क्या इमरजेंसी है? राहुल की अचानक तबीयत खराब हो गई है। मनोहर ने टैक्सी हायर की और आधे घंटे में घर आ गया। घर पर दोनों बेटे रो रहे थे। मनोहर ने मैसेज देखा और अपना सिर पीट लिया। उसे चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। मनोहर यहाँ अपनी आजीविका के लिए आया था, लेकिन जिन बच्चों का भविष्य बनाना चाह रहा था वो बच्चे। उसने अपनी पत्नी को संभालने का प्रयास किया। अपने बेटे राहुल के साथ अपने एक खास दोस्त के पास पहुंचा। उसने पुलिस में रिपोर्ट कराने की सलाह दी। मनोहर उसके साथ पुलिस स्टेशन गया। वहां उन दोनों को आसानी से टरका दिया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, 1 दिन देख लो, आपकी ही बदनामी होगी, हो सकता है वापस आ जाए। मनोहर वापस घर आ गया। उसे एक चिंता खाए जा रही थी कि गांव में अपने परिवार से कैसे कहूं कि बेटी भाग गई। रात भर काव्या का पता लगाने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। काव्या के दादाजी के पास गांव में उसी रात को उसके होने वाले पति का कॉल आ गया। उसने कहा कि कल से काव्या उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही है और ना ही कोई और सदस्य। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? काव्या के दादा को अभी तक कुछ मालूम ही नहीं था। उसने सुबह बात करता हूँ कहकर बात संभाल ली। मनोहर के आसपास गांव के अन्य लड़के भी कोई न कोई काम धंधा करते थे। उनको पता चला कि इस तरह से मनोहर की लड़की गायब है। कोई नई बात बने, इसीलिए मनोहर ने अपने गांव समाचार भेज दिया कि काव्या की मौत हो गई है। उस समय कोरोना का जोर भी था। उसने कहा कि 2 दिन पहले काव्या को कोरोना हो गया था। अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। उसके मृत शरीर को वहीं जला दिया गया। जिसने भी सुना उसने शोक प्रकट किया। मरने की झूठी खबर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि अचानक से लड़की कैसे मर गई। गांव के अन्य लड़कों ने सच्चाई गांव तक पहुंचा दी। मनोहर के पिता को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा।
जिसकी जवान पोती शादी के ऐन वक्त किसी अन्य के साथ भाग जाए, समाज के सामने नाक कट जाने जैसा ही है। काव्या ने भले ही कोर्ट मैरिज की, लेकिन गांव के लोग तो इस कोर्ट मैरिज को भागकर शादी करना ही मान रहे थे। मनोहर दूसरे दिन उस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति के पास गया, बेटी को खोजने में सहायता करने की प्रार्थना की। उस व्यक्ति ने पुलिस थाने में कॉल किया। मनोहर और राहुल पुनः थाने गए। अपने घर से निकलकर काव्या डिम्पी के घर गई थी और रात भर वहीं रही थी। मनोहर ने डिम्पी से काव्या के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता जाहिर की। मनोहर थाने में जाकर बैठ गया। एक बाप का ये दर्द कोई नहीं बांट सकता था। प्यार करना, प्रेम विवाह करना गलत नहीं है, लेकिन ये रास्ता खराब है जिस पर चलकर लड़का लड़की प्रेम विवाह के नाम पर माता पिता को जीवन भर के लिए बदनामी दे जाते हैं। पुलिस ने काव्या का नंबर लिया और रात को 12 बजे आने के लिए कहा। उन्होंने काव्या का नंबर ट्रेस किया। रात को 12 बजे मनोहर एक गाड़ी लेकर थाने गया। 1 घंटे बाद गाड़ी एक बहुमंजिली बिल्डिंग के सामने रुकी। पुलिस के 2 आदमी मनोहर और राहुल चारों ऊपर एक रूम के बाहर खड़े थे। रात के 1:30 बजे जब सभी सोए हुए थे, उस कमरे को बाहर से खटखटाया। आलोक ने रूम खोला। मनोहर ने देखा कि काव्या वहीं थी। पुलिस वाले ने आलोक के साथ सख्ती करने की कोशिश की तो उसने कहा कि हमने कोर्ट मैरिज की है, आप हमें इस तरह से डरा नहीं सकते। काव्या से राहुल ने कहा, दीदी घर चलो। काव्या बोली, कौन सा घर, मैं आप लोगों को नहीं जानती। दीदी पापा आपको बहुत याद करते हैं। काव्या बोली, कोई पापा नहीं है मेरे। मनोहर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को नियंत्रित किया। काव्या ने घर आने से मना कर दिया तो उन सबको खाली हाथ वापस आना पड़ा। मनोहर की पत्नी तो उसी दिन से टूट गई, वो तो खड़ी भी नहीं हो सकी। काव्या के गम को भुलाने के लिए राहुल का रिश्ता ले लिया। राहुल की शादी लगभग संपन्न हो रही थी कि काव्या के कारण सारा मामला खराब हो गया। मनोहर को उस कमरे में बंद हुए पूरी रात हो गई। सुबह वो बाहर आया तो लगभग सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। राहुल का कोई पता नहीं था। उसने अपने छोटे बेटे से राहुल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि भैया सुबह घूमने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। मनोहर उसे खोजने निकल पड़ा। अपनी बेटी को खो देने के बाद वो बेटे को खोना नहीं चाहता था। मनोहर बहुत तेजी से इधर उधर भटक रहे थे। राहुल का फोन बंद आ रहा था। ये क्या हो गया, मेरा परिवार एक ही झटके में बिखर गया। काव्या बेटी को कितना चाहते थे सब, उसे सब बहुत ही लाड प्यार से रखते थे। दोनों भाई उस पर जान छिड़कते थे, लेकिन इस लड़की ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अरे कम से कम एक बार बता तो देती, क्यों हम उसकी सगाई करते, क्यों चारों ओर अपनी बदनामी कराते। मनोहर के कदम स्वतः ही रेलवे पटरी की ओर मुड़ गए। पैदल चलते चलते काफ़ी देर हो गई। ये मैं कहाँ आ गया। मनोहर वापस आना ही चाहता था कि पटरी के पास कोई मानव शरीर दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो हृदय विदारक चीख निकल गई, मेरा राहुल। आसपास उसका रुदन सुनने वाला कोई नहीं था। उसका बड़ा बेटा राहुल मृत पड़ा हुआ था। रक्त सूख चुका था, आधा धड़ अलग आधा धड़ अलग पड़ा था। 2-3 घंटे पहले ही उसका बेटा किसी ट्रेन के नीचे आ गया होगा। मनोहर ने अपने गांव के एक लड़के को कॉल किया, सारी बात रोते रोते बताई। वो लड़का जो मनोहर की दूर की मौसी का लड़का था, वो एक गाड़ी लेकर आया। मनोहर ने छोटे बेटे को अभी तक नहीं बताया था। इतनी बड़ी घटना को कब तक छुपाया जा सकता था। जब राहुल की डेड बॉडी घर पर गई तो जो थोड़े बहुत रिश्तेदार रुके हुए थे वो हाहाकार कर रहे थे। वो लोग शादी के खुशनुमा माहौल के लिए आए थे। उनके सामने बहुत दर्दनाक हालात हो गई। वो इस समय अपने घर भी नहीं जा सकते थे। राहुल के दोस्त को अपने ऊपर बहुत क्रोध आया। उसी के कारण ये सब हुआ है। उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही क्या थी। ना वो बारात में काव्या की बात करता, ना राहुल की शादी रुकती, और ना ही आज ये दिन देखने को मिलता। उसने एक सच्चे दोस्त को खो दिया, उसे ईश्वर कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। वो बहुत दुखी नज़र आ रहा था। वो दोस्त नहीं, राहुल का दुश्मन था, आस्तीन का सांप था। जिस थाली में कभी खाया था उसी में छेद कर बैठा। राहुल के पिता मनोहर उसे कितना स्नेह देते थे, अपने बेटे से ज़्यादा उस पर विश्वास करते थे। इस जन्म में राहुल जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा। अपने आप को कोसता हुआ शिवम अपने दिल पर ले बैठा। उसके सीने में दर्द शुरू हुआ, वो ज़मीन पर गिर पड़ा। राहुल के दोस्त का इस तरह परेशान होना स्वाभाविक लगा।
उसकी तरफ किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में ही शिवम को पड़े दिल के दौरे ने उनकी जान ले ली। राहुल की मौत का जिम्मेदार स्वयं को मानने वाला शिवम भी उसी के पीछे पीछे स्वर्ग सिधार गया। राहुल के सारे नाते रिश्तेदार शिवम से अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें राहुल के साथ शिवम की मौत का भी बहुत दुख था। होनी को कौन टाल सकता था। बहुत गमगीन माहौल में दोनों की इस दुनिया से विदाई अर्थात अंतिम संस्कार किया गया। वैसे शायद राहुल की मौत की खबर सुर्खियों में नहीं आती, लेकिन दोस्त ने साथ ही अपनी जान शीर्षक समाचार की सुर्खियां बन गई। समाचार उड़ते उड़ते शाम तक काव्या के पास भी पहुंचा। सोशल मीडिया पर खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं आजकल। काव्या को अपने छोटे भाई की मौत का बहुत दुख हुआ। वो सिसकने लगी। आलोक को भी राहुल के रेलगाड़ी के कटने की खबर मिल गई थी। वो काव्या को बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे मालूम पड़ गया। आलोक ने काव्या से कहा, अब उस घर से हमारा कोई संबंध नहीं रह गया। हाँ आलोक, लेकिन फिर भी वो मेरा छोटा भाई था। भूल जा सब कुछ। काव्या बोली, केवल एक बार मुझे अपने घर चले जाने दो बस। आलोक बोला, कभी सपने में भी मत सोचना। काव्या फिर से सिसकने लगी तो आलोक ने जोर से डांट दिया, बकरी की तरह मिमियाएगी तो हमेशा के लिए वहीं छोड़ाऊंगा। आलोक ने अपने किसी दोस्त को कॉल किया। शाम की पार्टी के लिए जुगाड़ करने की बात कही। 1 घंटे बाद उसका दोस्त तथा उसके अन्य 2-3 साथी आ गए। महफिल जमी, शराब का दौर शुरू हुआ। काव्या को अपने भाई की मौत का दुख था, लेकिन यहाँ उसका प्रेमी पति दारू मीट की पार्टी में खुश था। उसको नशा होने लगा तो आलोक ने काव्या को आदेश दिया कि जल्दी से चिकन बना दे। काव्या ने कभी मीट मांस बनते देखा भी नहीं था, वो कैसे बना सकती थी। तब उस दिन उसे पहली बार अपने प्यार पर पछतावा हुआ। आलोक के सारे दोस्त उसके विपरीत धर्म और मजहब के थे। आज उसे ये भी पता लगा कि आलोक उसके मजहब का नहीं है, वो हिंदू नहीं है। काव्या के दिल ने ये प्रश्न किया, क्या मुझे धोखा दिया गया है? क्या मैं अन्य लड़कियों की तरह प्यार के नाम पर ठगी गई हूँ? काव्या ने अपने कमरे में जाकर अंदर से किवाड़ बंद कर लिया और रोने लगी। आलोक की पार्टी खत्म हुई, खाने की कोई व्यवस्था नहीं दिखी तो घर को बाहर से ताला लगाकर होटल में खाना खाने चला गया। बाहर जाते समय वो घर पर ताला लगा कर जाते थे। इन्हें डर था कि उसके पीछे से काव्या भाग न जाए। काव्या घंटों रोती रही, भूखी प्यासी रोती रोती सो गई। काफ़ी रात बीत जाने के बाद आलोक लड़खड़ाता हुआ आया। काव्या कहाँ मर गई? ओ बेवकूफ़ लड़की, जल्दी से यहाँ आ। वो बड़बड़ाता रहा, लेकिन काव्या अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मनोहर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके वापस आया तो घर उसे काटने को दौड़ रहा था। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसे एक और खबर मिल गई कि उसकी बेटी काव्या ने आत्महत्या कर ली है। पत्नी, बेटी और बेटा खो देने के बाद एक बाप की क्या स्थिति होती है, इसका अंदाज़ा हर कोई नहीं लगा सकता। जब किसी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो वो परिवार बिल्कुल नष्ट होने लगता है। तिनका तिनका घर बनाकर अपने बच्चों को पालने में इंसान सारी जिंदगी लगा देता है। वही बच्चे कभी कभी माँ बाप के जीवन को नरक बना देते हैं। काव्या घर से भाग गई थी तो इसमें एक भाई की और एक पिता की क्या गलती थी जो उनको ऐसी सज़ा मिली? आखिर क्या दोष था राहुल का? मनोहर ने तो अपनी बेटी को अच्छा जीवन देने के लिए उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन उसने तो अपने पिता की इज्जत को ही तार तार कर दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।